नमस्कार, मिशन IAS के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी को स्वागत है। इस अंक में हम लेकर आए हैं यूपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से कुछ अहम खबर। इस अंक की सबसे पहली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन अधिनियम 2020 का प्रारूप जारी किया है। ये प्रारूप विधेयक खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई को अधिक शक्तियां प्रदान करके साथ ही प्रक्रियाओं को सरलीकृत करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को संशोधित करता है। इन संशोधनों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि फसाई के सामने कई मुद्दे हैं, जैसे लाइसेंसिंग और पंजीकरण ढांचे का पालन नहीं किया जाना, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का अभाव, मानव संसाधन की कमी आदि। आइए अब मुख्य संशोधनों को जानते हैं। पशु आहार को शामिल करने के लिए फसाई के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। वर्तमान में फसाई को केवल खाद्यान्न से संबंधित शक्तियां ही प्राप्त हैं। पशु आहार का तात्पर्य किसी ऐसे खाद्य पदार्थ से है जो पशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। असुरक्षित खाद्य का निर्माण और बिक्री, मिलावट के कारण होने वाली मृत्यु, बिना लाइसेंस के व्यापार करने जैसे उल्लंघनों के लिए और अपराधों के दोहराव पर निर्धारित दंड को और अधिक कठोर किया गया है। ये खाद्य सामग्री के मानकों को तय करेगा, जिसका अर्थ खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए मानकों को निर्धारित करना भी होगा। कार्यों की निगरानी के लिए फसाई में सदस्य सचिव के रूप में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। अब तक इस भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया था। निजस्व मूलक खाद्य की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। भोजन का एक प्रकार जिसके लिए मानक तो निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन वो असुरक्षित भी नहीं है। अगली खबर पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। सरकार हाथी आरक्षित क्षेत्रों को विधिक दर्जा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन प्रस्तावित किया है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्रों की तरह ही हाथी आरक्षित क्षेत्रों और गलियारों को विधिक दर्जा प्रदान करेगा। हाथी आरक्षित क्षेत्र या गलियारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं है और साथ ही ये किसी भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के दायरे से भी बाहर है। इसलिए ऐसी भूमि को खानों, प्रदूषणकारी उद्योगों आदि को हस्तांतरित किए जाने का खतरा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य के वन विभाग को बाघों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में वन कर्मचारियों और रणनीतियों के साथ एक बाघ आरक्षित प्रबंधन योजना तैयार करनी होती है। इसके अनुसार रिजर्व के आसपास के क्षेत्र में किसी भी खनन या औद्योगिक गतिविधि की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और उनकी सीमाओं को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिए विनियामक संस्था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को विधिक दर्जा भी प्रदान करता है। भारत में एशियाई हाथियों की आबादी 60% से अधिक है, जिनमें कर्नाटक में वन्य हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। आपको बता दें कि एशियाई हाथियों का IUCN दर्जा एंडेंजर्ड है। अगली खबर उच्चतम न्यायालय के एक अहम फैसले के बारे में है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यक्ति की उसकी इच्छा के विरुद्ध नार्को विश्लेषण जांच नहीं की जा सकती। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस मामले में कथित तौर पर आरोपी और पीड़ित के रिश्तेदारों की पॉलीग्राफिक और नार्को विश्लेषण जांच कराने का आदेश दिया है। वर्ष 2010 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में नार्को जाँच, पॉलीग्राफ परीक्षण और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल परीक्षण के अनैच्छिक कार्यान्वयन के बारे में कई बिंदुओं के आधार पर टिप्पणी की गई थी, जैसे नार्को विश्लेषण जांच जैसी तकनीकों का अनिवार्य कार्यान्वयन अनुच्छेद 21 के संदर्भ में क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति जो अपराध का पीड़ित है उसे जांच के दौरान ऐसे किसी भी परीक्षण से गुजरने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार परीक्षणों का बलपूर्वक कार्यान्वयन व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप होगा। समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर ऐसे परीक्षणों के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आपराधिक न्याय के संदर्भ में ऐसी तकनीकों का स्वेच्छा से कार्यान्वयन परमिटेबल है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एक अभियुक्त पर पॉलीग्राफ टेस्ट के संपादन के लिए दिशा निर्देश भी दोबारा प्रस्तुत किए गए हैं और कहा है कि इस प्रकार के रक्षोपायों को अपनाया जाना चाहिए जो नार्को विश्लेषण तकनीक आदि में अपनाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में। नार्को टेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक संदिग्ध पर नसों में निद्राजनक दवाओं का एक नियंत्रित प्रयोग है, जिन्हें ट्रुथ ड्रग्स कहा जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लोकप्रिय रूप से एक लाई डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है, ये एक ऐसा उपकरण है जो रक्तचाप, नब्ज, श्वसन और श्वसन आवर्तन, त्वचा की प्रतिक्रिया जैसे कई शारीरिक संकेतों का तब मापन और रिकॉर्ड करता है जब किसी संदिग्ध से लगातार कई प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ की जाती है।
अगली खबर डेटा शेयरिंग से संबंधित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज फोरम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा डेटा शेयरिंग पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने भारत द्वारा वैज्ञानिक आंकड़ों को साझा करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारत की राष्ट्रीय साझाकरण और सुगम्यता नीति यानी इंडियाज नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी इंडसैप इसे दिशा निर्देश प्रदान करता है। इंडसैप का उद्देश्य पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के बीच गैर संवेदनशील डेटा की पहुंच आसान बनाना और उनकी साझेदारी को बढ़ाना और इस डेटा की वैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्यों के लिए उपलब्धता में वृद्धि करना है। ये सरकारी स्वामित्व वाले डेटा का अधिकतम उपयोग करने, डेटा संग्रह के दोहराव से बचने, डेटा समुच्चय का बेहतर समेकन करने, स्वामित्व की पहचान करने, बेहतर निर्णय लेने आदि में सहायता करती है। उन्होंने स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, संचार और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का समाधान करने तथा विकास के लिए 40 से अधिक देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी पर भारत के सक्रिय सहयोग का भी उल्लेख किया। भारत प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों और समूहों का सदस्य है, जैसे यूरोपीय संघ, ब्रिक्स, आसियान, G20, संयुक्त राष्ट्र आदि। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मेगा साइंस परियोजनाओं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी ITER, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO आदि का भागीदार भी है। कोएलिशंस फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और मिशन इनोवेशन आपदाओं और स्वच्छ ऊर्जा के प्रबंधन में भारत की वैश्विक पहल है। आइए अब जानते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज फोरम के बारे में। इसका उद्देश्य अनौपचारिक आधार पर खुली चर्चा के लिए एक तंत्र प्रदान करना और एक मानव नेटवर्क का निर्माण करना है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से उत्पन्न नई प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों का गोलमेज सम्मेलन प्रतिवर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज फोरम के साथ आयोजित होता है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs को वित्त वर्ष 2020 में 2206 करोड़ रुपए का कुल घाटा हुआ। इन आंकड़ों को हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने प्रकाशित किया था। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक 26 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के 685 जिलों में 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। इन RRBs को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था। ये बैंक राज्य प्रायोजित, क्षेत्र आधारित और ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, जबकि इनकी निगरानी नाबार्ड करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के पास होता है। इसमें इनके द्वारा जारी की गई पूंजी में केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी 35% होती है। आइए अब जानते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य। RRBs कृषि, व्यापार, वाणिज्य और अन्य गतिविधियों के विकास के लिए लघु और सीमांत किसानों, खेतीहर श्रमिकों और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध करवाता है। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन गतिविधियों को बढ़ाना, इसके अलावा ऐसे उपाय विकसित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के धन को शहरी क्षेत्रों की ओर जाने से रोका जा सके। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सामने कई मुद्दे भी हैं, जैसे वित्त की कमी, बड़ी मात्रा में न चुकाया गया ऋण और दोषपूर्ण ऋण वसूली, तकनीकों का अभाव, प्रक्रियात्मक जटिलता आदि। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। वित्तीय संविदाओं का द्विपक्षीय नेटिंग कानून 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने योग्य वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने की तैयारी कर ली है। द्विपक्षीय नेटिंग में दो पक्ष एक दूसरे की देनदारियों का निपटान इस तरह करते हैं कि जिस पर अधिक देनदारी हो वो एक तय राशि का भुगतान दूसरे के पक्ष में करता है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता प्रवाह को बढ़ाने के लिए बैंकों को पूंजी का बेहतर उपयोग करने और ऋण सीमा को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। भारत फोटोवोल्टिक एज 2020 ये भारत में अत्याधुनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक संगोष्ठी है। इसे नीति आयोग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। सौर PV निर्माण भारत सरकार द्वारा कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत रिकवरी पहल के हिस्से के रूप में घोषित रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा क्षमता वाला देश बन गया है और इसने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 300 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है।
सामूहिक प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सचेत किया है कि भारत किसी भी प्रकार की सामूहिक प्रतिरक्षा की स्थिति प्राप्त करने से बहुत दूर है। सामूहिक प्रतिरक्षा तब होती है जब किसी समुदाय का एक बड़ा भाग किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा को प्राप्त कर लेता है। इससे इस रोग का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने की संभावना नहीं होती है। यहाँ तक कि जिनका टीकाकरण नहीं हो पाता है, जैसे नवजात शिशु, उनको भी कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है। इससे रोग के समुदाय के भीतर फैलने की आशंका कम हो जाती है। कमचटका प्रायद्वीप। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के एक काले ज्वालामुखीय पुलिन यानी बीच पर पारिस्थितिकी आपदा पैदा हो गई है। ये कमचटका प्रायद्वीप सुदूर पूर्वी रूस में स्थित है। ये पश्चिम में ओखोत्स्क सागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर और पूर्व में बेरिंग सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर कई ज्वालामुखी स्थित हैं और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। मधुका डिप्लोस्टिमीन यानी फैमिली सेपोटेसियाई प्लास्टिक भंजी एंजाइम कॉकटेल। ये एक वृक्ष की प्रजाति है जिसे काफी समय से विलुप्त माना जाता रहा है। इसे 180 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद केरल के कोल्लम जिले में एक पवित्र उपवन में फिर से खोजा गया है। ये पश्चिमी घाट की लुप्तप्राय प्रजाति है जिसका नमूना पहली बार वर्ष 1835 में एकत्र किया गया था। प्लास्टिक भंजी एंजाइम यानी पेटेज को री इंजीनियर्ड करने वाले वैज्ञानिकों ने अब एक एंजाइम कॉकटेल निर्मित किया है। ये प्लास्टिक को 6 गुना तेजी से पचा सकता है। पेटेज पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट को इसके संघटकों में खंडित करता है। इससे प्लास्टिक को बहुत हद तक रिसाइकिल करने में मदद मिलती है। साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की कारक ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का अवसर प्राप्त होता है। पेट सर्वमान्य थर्मोप्लास्टिक है। इसका एकल उपयोग पेय पदार्थों की बोतलों, वस्त्र और कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण में इनके विघटन में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन पेटेज इस काम को कम करके दिनों में कर सकता है। शौर्य मिसाइल। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर तक है। शौर्य एक कनस्तर आधारित प्रणाली है। इसका मतलब है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट्स में संग्रहित और संचालित किया जाता है। शौर्य पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाने वाली K-15 मिसाइल के समानांतर एक स्थल आधारित मिसाइल है। K समूह की मिसाइलें मुख्य रूप से पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इन्हें स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल